हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज यानी कि श्रीराम कॉलेज एसआरसीसी। आज है हमारा इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर लीक्ड सीरीज का हमारा डे नंबर 3, इकोनॉमिक्स का डे नंबर 1। आज मैं तुम्हें करवाने वाली हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि मैक्रो का चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 मैक्रो का, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों ही चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जैक्टली तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं, यानी कि तुम्हारा बोर्ड पेपर कहीं ना कहीं हम आज की वीडियो में लीक करने वाले हैं। एंड इस पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में तुम्हारा पूरा पेपर लीक हो जाएगा भैया। जो भी हम इस सीरीज में करवाएंगे, जो भी क्वेश्चन करवाएंगे, एज इट इज वो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। हम वादा कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं पेपर लीक्ड। बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है, लेकिन पूरी गारंटी से, पूरे ट्रस्ट के साथ हम ये चीज बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए हैं, इतने सारे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए हैं। 2022, 23, 24, 25, 26, पता नहीं कौन से सालों के 5 से 6 क्वेश्चन पेपर हमने एनालिसिस कर लिए हैं। एंड उसके बाद ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए हम लेकर आते हैं। सो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अभी के अभी प्रॉमिस करो कि पूरी हमारी सीरीज को फॉलो करोगे, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करोगे एंड पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओगे। सो आज दो चैप्टर हम कवर करेंगे, सर्कुलर फ्लो एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले सर्कुलर फ्लो वाले चैप्टर से करते हैं शुरू। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। यूजुअली ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आपके पास आता है। ठीक है, मैं आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है भैया कि जो हमारी इनकम है ना, वो गोल 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 सर्कल की फॉर्म में फ्लो करती है, यानी कि घूमती रहती है। देखो, इसका सिंपल ये मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी में क्या होता है ना कि हमारे देश में पैसा बनाया जाता है। आरबीआई जो है वो पैसा बनाता है, पैसा बना के वो जनता को दे देता है। अब जनता आपस में क्या करती है, एक बंदे के पास पैसा था, उसने कुछ खरीदा, बदले में दूसरे को पैसा दे दिया। पैसा इसके पास आया, इसने कुछ खरीदा, पैसा तीसरे के पास चला गया, इसने कुछ खरीदा, पैसा चौथे के पास आ गया, इसने कुछ खरीदा, आगे, और मे बी वो घूम फिर के पैसा वापस यहीं आ जाए। मतलब कि पैसा तो वही सेम रहेगा ना बेटा, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का नोट तो वो सेम ही रहेगा। वही आपस में सब लोग एक्सचेंज करते रहेंगे, वही पैसा इधर से उधर घूमता रहेगा। अब इकोनॉमी में हम बोलते हैं यूजुअली 4 सेक्टर्स होते हैं हमारे पास। कौन से 4 सेक्टर होते हैं? हाउस हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। मेरे टाइम पे तो भाई हमने चारों सेक्टर्स का ना सर्कुलर फ्लो भी पढ़ा था। पता है, हमारा कोविड के पहले का टाइम, इतना सारा सिलेबस हुआ करता था, हमने चारों सेक्टर्स का आपस में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था। इतनी बड़ी डायग्राम होती थी, ठीक है, ऐसे होते थे। यहाँ पे अभी तुम्हारे तो जैसे 2 ही है ना, हमारे ऐसे 4 होते थे और चारों का आपस में ऐसे 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 दिखा रखा होता था। ओ भाई, बहुत मुश्किल डायग्राम होती थी। तुम्हारी तो चलो भैया पोस्ट कोविड वाली है ना, दुनिया है। तो क्या कहते हैं, हाउस होल्ड और फर्म, सिर्फ 2 ही सेक्टर का तुम सर्कुलर फ्लो पढ़ते हो। तुम ये मानते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर दोनों एब्सेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स, बिजनेस फर्म्स, यही 2 प्रेजेंट है हमारी इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर एब्सेंट है, यानी मेरी इकोनॉमी क्लोज्ड है। एंड हमारी इकोनॉमी में देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। हमारी इकोनॉमी में ये दोनों चीजें नहीं है, इसीलिए हमारी इकोनॉमी को टू सेक्टर इकोनॉमी बोला गया। ठीक है, जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म्स होते हैं। इसके अगर मैं सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन करूं, तो इसका सर्कुलर फ्लो का बहुत सिंपल सा डायग्राम बनता है। वी नो देयर आर 2 सेक्टर्स, तो 2 ही चीजें हमारे सर्कल में बनेंगी। एक साइड पे होंगे हाउस होल्ड, दूसरी साइड पे हमारी होंगी फर्म्स। फर्म्स मतलब वो बिजनेसेस जो सामान बनाते हैं, सामान प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड्स को सामान बेचते हैं। हाउस होल्ड यानी कि वो लोग जो सामान खरीदते हैं और उसके बदले में फर्म्स को पैसा देते हैं। ठीक है, एक और इनका आपस में कनेक्शन होता है। फर्म्स को काम करने के लिए, सामान बनाने के लिए लोगों की, लेबर की जरूरत होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको कौन देता है? हाउस होल्ड। फर्म बदले में क्या करती है? उन फैक्टर्स को देती है सैलरी, इनकम, जो भी उनको पैसा देना होता है वो पैसा देती है। तो सबसे पहले क्या है ना, इन हाउस होल्ड्स के पास पैसा नहीं है, बेचारे गरीब हैं, तो पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए किसी कंपनी के पास गए कि भैया मेरे को काम दे दो, तो इन्होंने काम किया फर्म्स के पास जाके। इन्होंने क्या दी अपनी, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, इन्होंने क्या दी अपनी फैक्टर सर्विसेज। काम करने के बदले में इनको मिली पेमेंट, जिसको हमने क्या बोला? फैक्टर, फैक्टर पेमेंट। क्या बोला हमने? फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो इनके पास पैसा नहीं था, इन्होंने यहां जाके काम किया, काम के बदले में इनको मिला पैसा।
काम के बदले में इनको पैसा मिला और काम करने की वजह से फर्म्स को क्या मिला? बहुत सारा सामान प्रोड्यूस होके मिल गया। मतलब फर्म्स ने काम करवाया और बहुत सारा सामान प्रोड्यूस करवा लिया इन लोगों से। अब उस सामान को बेचने के लिए फर्म कहाँ ले जाएगी? उस सामान को फर्म कहाँ बेचेगी? ले जाके हाउस होल्ड के पास ही बेचेगी, ठीक है? तो इनको फर्म्स क्या सेल करेंगी? गुड्स या फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्म्स जो है बेचारी फ्री में तो नहीं देंगी ये सारा कुछ, तो फर्म्स इसके बदले में इनसे क्या लेंगी? पैसा। हाउस होल्ड अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे इन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर और वो पैसा किसके पास जाएगा? फर्म्स के पास जाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं एक सर्कल। बेटा आप देखो बहुत सिंपल चीज है, ये लोग काम करते हैं इनके पास जाके और सामान बनाते हैं। वो सामान ये किसको बेचते हैं? अपने घर थोड़ी ना रखेंगे वो सारा सामान। वो सामान इन्हीं हाउस होल्ड्स को तो बेचा जाता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पर कुछ मजदूर थे, वो मजदूरों ने फैक्ट्री में जाके काम किया, साबुन बनाई, लाइफ बॉय की साबुन बनाई। अरे वो लाइफ बॉय की साबुन किसको बेच रही है कंपनी? इन्हीं मजदूरों को ही तो बेच रही है ना? इन्हीं हाउस होल्ड्स को ही तो बेच रही है। यही मजदूर तो खरीद रहे हैं ना साबुन, शैम्पू, है ना? रोटी, कपड़ा, मकान जो भी है। यही लोग तो खरीद रहे हैं। तो ये वहां जाके बनाते हैं और यही लोग खरीदते हैं, ठीक है? अब पैसा, इनके पास तो पैसा नहीं था, फर्म्स ने ही इनको सैलरी दी है, फैक्टर पेमेंट दी है, जो कि क्या होती है? लेबर की वेजेस, लैंड का रेंट, और हमारा क्या होता है? एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट, और हमारी क्या होती है? कैपिटल का इंटरेस्ट। 4 फैक्टर पेमेंट्स होती है ना? तो इन्होंने फैक्टर पेमेंट इसको दी, वो पैसे को ये लोग क्या करेंगे? पैसा क्यों कमाते हो भैया? साथ तो नहीं लेकर जाओगे पैसा, क्यों कमाते हो? ताकि घर चलाने के लिए सामान खरीद सको। तो जब सामान खरीदते हो तो पैसा तुम्हारा कंपनी के पास ही तो जाता है वापस। तो इसी को सर्कल बोला है। वही सामान इधर से इधर घूम रहा है, वही पैसा इधर से इधर घूम रहा है। दिस इज कॉल्ड अ सर्कल। इस सर्कल में से कोई भी एक चीज अगर टूट जाती है तो पूरा सर्कल टूट जाएगा। मतलब दिस इज अ सर्कल। ठीक है? इस सर्कल में मैं कहीं भी एक जगह से तोड़ दूं तो वो सर्कल नहीं रहेगा, कहीं से भी तोड़ दूं, ठीक है? तो ये पूरा सर्कल ऐसे ही चलता रहना चाहिए, ठीक है? तो ये है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। जब ये क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में, यू हैव टू मेक श्योर बेटा कि आप ये डायग्राम बनाकर आ रहे हो। इस डायग्राम के साथ आप पूरी चीज एक्सप्लेन करके आ रहे हो। डजंट मैटर वो 2 नंबर में आ रहा है कि 3 नंबर में आ रहा है कि 4 नंबर में आ रहा है। यू हैव टू मेक द डायग्राम एज वेल एज राइट द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले क्या लिखोगे? सर्कुलर फ्लो का मतलब। सर्कुलर फ्लो का मतलब। उसके बाद लिखोगे हमारी अजम्पशन कि होते तो 4 हैं, लेकिन हमने अज्यूम किया है कि सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, क्योंकि 2 सेक्टर बोला है ना, ठीक है? और उसके बाद आप ये पूरे सर्कल को करोगे एक्सप्लेन। उसके बाद बताओगे हाउस होल्ड कौन है और वो क्या करते हैं, फर्म्स कौन है और वो क्या करती हैं, और लास्ट में लिखोगे कंक्लूजन, ठीक है? ऐसे पूरा अपना आंसर फ्रेम करके आओगे। चाहे 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, सब कुछ करके आओगे। पूरा पेज चाहे तो भर जाए, पर ये सब करके आओगे। सिर्फ डायग्राम बना के नहीं आओगे। इवन वो 2 नंबर का भी है तो भी सब बना के आओगे, ठीक है? चलें आगे। अगला मेरे पास आता है डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और जो फैक्टर पेमेंट है, ये दोनों पैसे के फ्लो है, मनी फ्लो है। तो जब भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो जाए उसको मनी फ्लो बोला जाएगा। बात खत्म। कोई भी पैसा हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे रेंट हो, चाहे वेजेस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, अगर पैसे की बात बीच में आ गई तो वो मनी फ्लो है। अगर पैसे की बात बीच में नहीं आई, कोई भी बात हो रही है पर पैसे की बात बीच में नहीं आई, तो उसको रियल फ्लो बोला जाएगा। बात खत्म, ठीक है ना? जैसे कि फैक्टर सर्विसेज का लेन देन और गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन, इसमें पैसे की बात नहीं आई, इसमें सामान की बात है, तो उसको मैं रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो बोलूंगी। मनी फ्लो जिसमें भी पैसे की लेन देन हो रही है उसको मैं मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो बोलूंगी। ठीक है जी, आगे चले। तो रियल फ्लो, अच्छा मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है? अगर मेरे साथ साथ पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा तुमने सुन लिया। मेरे साथ साथ बोलो, ऊंचा ऊंचा बोलो, जितना ऊंचा बोल सकते हो उतना ऊंचा बोलो। मम्मी को पता चलना चाहिए कि हमारा लाडला बेटा लाडली बेटी पढ़ रही है, कुछ ऐरा गैरा कुछ नहीं देख रही। बोलो मेरे साथ ऊंची ऊंची। रियल फ्लो refers to the flow of goods and services between the households and firms, whereas money flow refers to the flow of money in the form of factor payment and payment of goods and services between हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। मैंने इसीलिए सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं सो दैट आप मेरे साथ साथ बोल के पढ़ सको।
ठीक है? पढ़ते-पढ़ते बोल सको और आपको ये फ़ील होगा कि यार मैं यूट्यूब की वीडियो नहीं देख रहा, मैं एक्चुअल क्लास में बैठ के पढ़ रहा हूँ कि है ना टीचर पढ़वा रही है, मैं पढ़ रहा हूँ ऊँची-ऊँची बोल के, ठीक है? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है is always equal to the aggregate expenditure on goods and services produced by the firms. Do you agree with the given statement? Support answer with explanation. कहता है कि जो हमारा एक टू सेक्टर इकोनॉमी में है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ठीक है वो हमेशा इक्वल है टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के ये बात सच है क्योंकि हमने यहाँ पर शुरू में सबसे पहली वर्ड क्या बोली है कि एक टू सेक्टर इकोनॉमी है अगर ये ना लिखा होता तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती अगर ये ना लिखा होता तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती क्यों क्योंकि फिर हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते और वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा जो है हमारी सरकार भी करती हमारा फॉरेन सेक्टर भी करता पर क्योंकि ये टू सेक्टर इकोनॉमी है तो टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने अभी देखा है ना बेटा हमने अभी देखा है ना टू सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड कर रहा है और कोई है ही नहीं तो और कोई कर ही नहीं रहा तो जी हाँ टू सेक्टर इकोनॉमी में जी हाँ मेरा टू सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है यस पढ़ो मेरे साथ बोलो ऊंचा ऊंचा बोलो यस इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी ठीक है households are the owners of factors of production, which is land, labor, capital, entrepreneur. Firms combine these factors of production to produce goods and services. They make factor payment to the households, which in turn are completely spent by the households on the consumption of final goods and services. So the income earned by the factors flows back to the production unit in the form of aggregate consumption expenditure. समझ आया वही चीज जो मैंने बोला कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हाउस होल्ड फर्म्स को देते हैं फर्म्स उनको बदले में फैक्टर पेमेंट देती है वो पूरी की पूरी जो फैक्टर पेमेंट होती है वो जो हाउस होल्ड है उसको खर्च कर देता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर है एग्रीगेट का क्या मतलब है टोटल कि जो भी टोटल खर्चा हो रहा है वो सारा हाउस होल्ड के खर्चे के बराबर है हाँ क्योंकि सिर्फ हाउस होल्ड ही तो खर्चा कर रहा है टू सेक्टर में और कोई तो सेक्टर ही नहीं है खर्चा करने के लिए तो इसका आंसर यस है पर अगर यहाँ टू सेक्टर इकोनॉमी ना लिखा होता तो इसका आंसर नो हो जाता क्योंकि फिर 2 और सेक्टर आ जाते खर्चा करने के लिए तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए उन दोनों का खर्चा भी ऐड करना पड़ता ठीक है जी आगे चलें चलो अगला मेरे पास चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले आता है स्टॉक एंड फ्लो के बीच में हमें डिफरेंस दिखाना है स्टॉक का मतलब होता है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी चीज को मेजर करते हैं फ्लो का मतलब होता है जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज को मेजर करते हैं ओवर ओ वी ई आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मेजर करते हैं ठीक है स्टॉक में ना बेटा मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम क्वेश्चन बोलेगा क्या ये स्टॉक है क्या ये फ्लो है क्या ये स्टॉक है क्या ये फ्लो है हाउ डू यू आइडेंटिफाई डेफिनेशन तो आपको आती होगी स्टॉक के केस में यूजुअली आपको एक डेट दे रखी होती है अगर कोई एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है एक पर्टिकुलर डेट तो वो स्टॉक है इस केस में आपको कोई पर्टिकुलर मंथ दे रखा हो मंथ एक पूरा पीरियड ऑफ टाइम है कोई हफ्ता दे रखा हो कोई एक पूरा साल दे रखा हो तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है ठीक है इस केस में कोई आपको डिस्टेंस दे रखा होता है ठीक है यानी कि कोई ऐसी चीज दे रखी होती है जो कभी चेंज हो ही नहीं सकती जो कभी चेंज हो ही नहीं सकती आप मुझे बताओ क्या दिल्ली से मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है आई एम सेइंग डिस्टेंस आई एम नॉट सेइंग टाइम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या डिस्टेंस कभी कम या ज्यादा हो सकता है अरे दिल्ली भी वहीं की वहीं है मुंबई भी वहीं का वहीं है डिस्टेंस तो कभी कम नहीं हो सकता एरोप्लेन से जाओगे तो कम टाइम लगेगा रोड से जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा सो अगर कोई भी ऐसी चीज है फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस जो कभी चेंज नहीं हो सकता जो तुम्हें पता है दिमाग में कि भाई ये तो चेंज ही नहीं हो सकती मैं आज मेजर करूं या कल मेजर करूं सेम ही रहेगी तो उसको हमेशा हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है ठीक हो गई बात एक और चीज याद रखना अ लॉट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता है मनी सप्लाई क्या ये स्टॉक है क्या ये फ्लो है मनी सप्लाई आपके मनी वाले चैप्टर में पढ़ते हो तो बेटा प्लीज इसको तो रट्टा मार लो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में आता है कहीं ना कहीं आता है मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट ठीक है इसको तो रट्टा ही मार लो ठीक है चाहे समझ आ रहा है नहीं आ रहा रट्टा ही मार लो क्योंकि ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है ठीक है अच्छा
फ्लो की बात करें तो फ्लो में बेटा यूजुअली ऐसी चीजें दे रखी होंगी जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। जैसे कि आपका अ लॉट ऑफ टाइम, जैसे अगर आप देखो इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, ठीक है? तो वो आप हमेशा देखते हो भैया पिछले 1 साल का प्रॉफिट, पिछले 1 साल की इनकम, ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस, अब आप सोच के देखो आपका बैंक का जो बैलेंस है, क्या वो आप पूरे साल का मेजर करोगे, एक डेट पे मेजर करोगे? हमेशा एक डेट पे होता है। मेरे पास आज की डेट में 10,000 रुपए हैं, इट मेक सेंस। पिछले 1 साल में मेरे पास 10,000 रुपए थे मेरे बैंक में, इट डजंट मेक सेंस। हमेशा बैंक बैलेंस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। बट इफ आई से मेरी इनकम कितनी थी, तो वो हमेशा 1 महीने की इनकम, 1 साल की इनकम वैसे मेज़र किया जाता है। सो थोड़ा-सा अपने दिमाग को ना अपने दिमाग में थोड़ा-सा सोचा करो, क्या ये एक डेट पे मेज़र होगा या एक पॉइंट या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेज़र होगा, ठीक है? ऐसे थोड़ा-सा सोचा करो, समझ आ जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं होता है, समझ आ जाता है, ठीक है? तो स्टॉक ऐसी चीज़ है व्हिच रेफर्स टू द वेरिएबल्स व्हिच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि नेशनल वेल्थ। अब जो वेल्थ है, वेल्थ हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है। वेल्थ का मतलब है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो समझते होगे, वेल्थ नहीं समझते हो। मतलब टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके आपकी वेल्थ आती है। बैलेंस शीट समझते हो? बैलेंस शीट तो हमेशा एज ऑन 31st मार्च बनाते हो, लिखते हो ना बैलेंस शीट के ऊपर, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च लिखते हो, या फिर ऐसा लिखते हो कि बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड नहीं, एज ऑन, है ना? सो जो भी चीज एज ऑन 31st मार्च है वो स्टॉक है, जो भी होती है फॉर द ईयर 2025-26 तो वो फ्लो है, ठीक है? फ्लो रेफर्स टू दोज विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि नेशनल इनकम, इनकम आपकी साल भर की मेजर होती है, पिछले 1 साल में मेरा पैकेज 10 लाख था या 20 लाख था या 30 लाख था, वो चीज, ठीक है? अगला मेरे पास आता है, गौहर हैज रिसेंटली कंप्लीटेड हर फैशन डिजाइनिंग स्टडीज, स्टार्टेड अ बुटीक टू प्रोड्यूस ड्रेसेस फॉर सेल। शी परचेज्ड मटेरियल इंक्लूडिंग अ सीविंग मशीन, फैब्रिक, बटन, थ्रेड। दीज आइटम्स आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग द ड्रेस। इन सबको हमें क्लासिफाई करना है कि इनमें से फाइनल कौन सी है, इंटरमीडिएट गुड कौन सी है, ठीक है? सबसे पहले देखो क्या क्या चीज है। एक तो हमारे पास सीविंग मशीन है, एक हमारे पास फैब्रिक है, एक हमारे पास बटन है, एक हमारे पास थ्रेड है। अब मुझे ड्रेस बनानी है। ड्रेस बनाने में मेरा ये सारा का चीज़ें काम आएँगी। सबसे पहले तो एक बार खुद से पॉज़ करके सोचो आपको क्या लग रहा है कि कौन-सी चीज़ क्या होनी चाहिए? अब देखो अब देखो, जो भी आप ड्रेस बनाओगे फाइनल, जो भी आपकी फाइनल ड्रेस बनेगी, मुझे तो ऐसी-सी बनानी आती है, ठीक है? ये तो एक श चलो जो भी है, ठीक है? एक शोल्डर कट सा हो गया बट कोई नहीं, मेरी ड्राइंग ऐसी-सी है। तो हमने जब ड्रेस बनाई बेटा, ठीक है? क्या इस ड्रेस के अंदर आपने स्यूइंग मशीन पूरी यूज़ कर ली? क्या मशीन खत्म हो गई एक ड्रेस बनाने में? क्या मशीन गायब हो गई? अरे! ऐसा कैसे गायब हो जाएगी? मशीन तो वहीं पड़ी रहेगी। 50 और ड्रेस बनाएगी, 100 और ड्रेस बनेगी उसी मशीन पे। पर अगर मैं थ्रेड की बात करूँ, थ्रेड इसके अंदर खत्म हो जाएगी, गुम हो जाएगी। भाई अब वो ड्रेस बन चुकी है। अब उस ड्रेस का मुझे थ्रेड नहीं दिख रहा अलग से, अब वो पूरा ड्रेस है। फैब्रिक की बात करूँ तो मैं फैब्रिक अलग से नहीं है मेरे पास अब वो ड्रेस है। अब वो फैब्रिक खत्म, गायब, है ना? गुम हो गया। अब वो ड्रेस है। अब तुम उसको फैब्रिक नहीं बोलोगे, अरे ये फैब्रिक है, नहीं अब तो ये ड्रेस है। क्योंकि थ्रेड से बटन लगा के इसको पूरा करते हैं। और वैसे ही बटन है। बटन उस पे जब लग गया, तो अब वो पार्ट ऑफ ड्रेस है, पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट है। अब वो ब्लेंड हो गया, मिक्स हो गया प्रोडक्ट में, अब वो अलग से उसकी एक्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट को बनाते बनाते उसमें यूज हो गई, खत्म हो गई, उसमें ब्लेंड हो गई। अब ये अलग से नहीं दिखेगी। जैसे केक के ऊपर क्रीम लगा दी, तब वो क्रीम उसके अंदर चली गई, खत्म। पर जो केक बनाने वाली मशीन है, वो थोड़ी ना खत्म हो गई, वो तो वहीं की वहीं पड़ी है। वैसे ये जो मशीन है, ये तो वहीं की वहीं पड़ी है। तो ये है फाइनल गुड, ये है इंटरमीडिएट गुड। दूसरा तरीका सोचने का है, ये 1 साल के अंदर-अंदर यूज़ होके खत्म हो जाएँगे, ये 1 साल से ज़्यादा चलेगी, तो ये इंटरमीडिएट, ये फाइनल गुड, ठीक है? सीविंग मशीन जो है वो क्या है, फाइनल गुड है, ठीक है? बट बाकी के ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से खरीदी गई है, पर जो बाकी की चीज़ें हैं वो आपकी क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो कंप्लीटली यूज़ हो जाएँगी फॉर द प्रोडक्शन में इन द सेम ईयर, ठीक है? 2 चीज़ें हैं, एक क्या है कि वो कंप्लीटली यूज़ हो जाएगी, हमें दिखेगी भी नहीं, और दूसरी क्या है, इट विल बी यूज्ड इन द सेम ईयर के अंदर-अंदर वो पूरी तरीके से यूज़ हो जाएगी। 2 चीज़ें हमें यहाँ से पता चली, ठीक है?
जो फाइनल गुड है वो पूरी तरह से यूज नहीं होगी, प्लस वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदी गई है, प्लस वो 1 साल के अंदर अंदर खत्म नहीं होगी, वो 1 साल से ज्यादा लंबी चलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो फाइनल गुड है, जो बिजनेस ने खरीदी है अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इसको कैपिटल गुड बोला जाएगा। लेकिन अगर यही स्यूइंग मशीन मैंने खरीदी होती अपने घर पे सिलाई बुनाई करने के लिए, मेरे को तो वैसे आती भी नहीं है, मैं क्यों खरीदूंगी, बट लेट्स से किसी भी एक हाउस होल्ड ने खरीदी होती सिलाई बुनाई करने के लिए यही स्यूइंग मशीन, हाउस होल्ड ने घर पे यूज करने के लिए, तो वो फाइनल गुड तो होती, पर वो कैपिटल गुड नहीं होती, वो क्या होती, कंज्यूमर गुड होती, कंज्यूमर गुड होती। ठीक है। तो अगर हाउस होल्ड ने खरीदी होती यही स्यूइंग मशीन, तो मैं उसको क्या बोलती, फाइनल गुड तो है, पर कौन सी फाइनल गुड है, कंज्यूमर गुड। ठीक है। पर अगर वही मशीन एक बिजनेस ने खरीदी है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए, तो उसको कैपिटल गुड बोला जाएगा। इंटरमीडिएट गुड आप सबको पता ही है, इंटरमीडिएट गुड आप सबको पता ही है कि वो वाली चीज है जो बिजनेस ने खरीदी है, पर वो पूरे तरीके से यूज हो जाएगी बिजनेस में, सामान बनाने के प्रोसेस में 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी और वो वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, हमें दिखेगी भी नहीं। जैसे अगर एक स्कूल है, स्कूल ने चौक खरीदा, चौक 1 साल में खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, पर स्कूल ने फर्नीचर खरीदा तो वो कैपिटल गुड है। ठीक है। अच्छा, आप इसको एक और तरीके से भी सोच सकते हो, इंटरमीडिएट गुड वर्सेस कैपिटल गुड, कि जो इंटरमीडिएट गुड होती है ना बेटा, वो आप इसलिए खरीदते हो ताकि आप उसको रीसेल कर सको। फैब्रिक इसलिए खरीद रहे हो ताकि उसी फैब्रिक की बनी हुई ड्रेस को बेचो। पर सीविंग मशीन रीसेल के लिए नहीं खरीदी, सीविंग मशीन बेचने का धंधा ही नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा धंधा है फैब्रिक, थ्रेड, बटन को यूज करके ड्रेस बनाने का, तुम्हारा धंधा ही नहीं है सीविंग मशीन बेचने का। तो सीविंग मशीन जो है तुम्हारी कैपिटल गुड है, इंटरमीडिएट नहीं है। ठीक है, ठीक हो गई बात। अगला क्वेश्चन, क्या सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होती हैं? अरे अभी तो बोला, प्रोड्यूसर गुड दो तरीके की हो सकती है भाई, कैपिटल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है। अब ये तो मैंने बता ही दिया, ये 1 साल से ज्यादा चलेगी, ये 1 साल से कम चलेगी, ये रीसेल नहीं करी जाएगी, ये करी जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदी गई है, ये वैनिश नहीं होगी, ये पूरी तरह से वैनिश होके यूज होके खत्म हो जाएगी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। ठीक है। तो नहीं जी, सारी प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में आपकी इंटरमीडिएट गुड्स भी आती है और कैपिटल गुड्स भी, दोनों ही आती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है रिफ्यूट हो गई है। ठीक है। दीज आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट आर कंप्लीटली यूज्ड अप in the production process during the same year, whereas capital goods are used for more than 1 year. So all producer goods are not capital goods. ठीक है। ऑल द कंजम्पशन गुड्स आर ड्यूरेबल इन नेचर। कहते जितनी भी कंजम्पशन गुड्स होते हैं क्या वो ड्यूरेबल होते हैं? नहीं यार, आप घर पे बहुत चीजें खरीदते हो, आप एसी खरीद रहे हो तो वो ड्यूरेबल है, गाड़ी खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, ड्यूरेबल है, पर कपड़े खरीद रहे हो तो वो सेमी ड्यूरेबल से है, नॉट वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है। खाना खरीद रहे हो, नॉट ड्यूरेबल, है ना। स्टेशनरी खरीद रहे हो, नॉट ड्यूरेबल, वो सभी एक बार में खत्म हो जाती हैं, लॉट ऑफ चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है। साबुन शैम्पू खरीद रहे हो, वो नहीं चलते लंबे। ड्यूरेबल का मतलब है यूजुअली वो चीजें जो 1-2 साल से ज्यादा चलती हैं। ठीक है। सो नो, नॉट ऑल कंज्यूमर गुड्स आर ड्यूरेबल। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रिफ्यूट करी जाती है। कंजम्पशन गुड्स में जो है ड्यूरेबल भी है, नॉन ड्यूरेबल भी है। नॉन ड्यूरेबल वो है जैसे कि खाना है जिनका शॉर्टर लाइफ स्पैन है, जो एक ही बारी में खत्म हो जाती है। ड्यूरेबल जैसे कि गाड़ी है, जो लंबे टाइम के लिए चलती है। तो नहीं, हर कंजम्पशन वो ड्यूरेबल नहीं होती। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का क्वेश्चन है, ये हमारे इस चैप्टर में नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है क्वेश्चन, लेकिन इस चैप्टर का नहीं है, तो अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ। चलो यहाँ पर ही हमारा हो जाता है खत्म। वो क्वेश्चन इसमें गलती से आ गया होगा, उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगी। एंड इसके बाद नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का चैप्टर 3 है, फिर चैप्टर 4 है, उसकी वीडियो हम आगे लेकर आएंगे। अभी के लिए आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पे खत्म। ठीक है। हमने आज की वीडियो में क्या किया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किया है। मैंने दोनों ही चैप्टर्स को एक वीडियो में डाल दिया। एज पर द शेड्यूल तो मुझे 2 अलग अलग वीडियोस लानी थी, पर अगर मैं इंडिविजुअली लाती 10-10 मिनट की एक वीडियो बनती है ना। अभी टोटल भी 25 मिनट की मेरी वीडियो बनी है। ठीक है। सो इसलिए मैंने दोनों चैप्टर्स को एक साथ ही कंबाइन कर दिया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इतने की क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है। इससे ज्यादा तुम, वैसे भी बहुत छोटे क्वेश्चन चैप्टर्स है ना, तुम्हें पढ़ने में भी 1 घंटे में 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे अगर पढ़ते भी हो। ठीक है। तो क्वेश्चन भी 25 मिनट के हैं, इसको तुम यहाँ पे कर सकते हो। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डन जरूर लिख देना अगर पूरी वीडियो तुमने यहाँ तक सुन ली है कि हाँ हमारा डे 1, डे 2, डे 3 जो भी है डन हो चुका है। मैं तुम्हें मिलूंगी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बिजनेस, इको, अकाउंट्स, तीनों की पूरी सीरीज को फॉलो करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय।